So good afternoon to all of you. In the previous lecture हमने फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम्स लॉ पढ़ लिया था. आज हमने थोड़ा सा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यूनिट्स ऑफ चार्ज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे और कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो पिछले 3-4 साल में सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं फाइनल टर्म में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो कूलम्स लॉ वैसे तो हमने पढ़ लिया था लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करेंगे बिकॉज आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. तो कूलम्स लॉ क्या था? द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन. यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है इंटरेक्शन वो इसीलिए आ रहा है बिकॉज यहाँ पे हम चार्ज की बात कर रहे हैं और जब दो बॉडीज चार्ज होती है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकती हैं और रिपेल भी कर सकती हैं. ठीक है. The force of interaction between any two point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. अगर आप ये लाइंस पढ़ोगे तो आपको एक लॉ याद आएगा जो आपने 11th में पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. बस वहां पर मास की बात थी, यहाँ पर चार्ज की बात थी. ठीक है. तो वो कह रहा है कि अगर दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है R. देख पा रहे हो यहाँ पर दो केस. पहले केस में Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे. इसलिए देखो बेटा फोर्स बाहर की तरफ है. लेकिन जब आप बात करेंगे Q1 प्लस की और Q2 माइनस की तो जो फोर्स है वो अंदर की तरफ लग रही है. ठीक है, तो अट्रैक्ट कर रहे हैं. आप देख पा रहे हो जब आपके पास सेम चार्जेस हैं, मतलब लाइक चार्जेस हैं, तो वो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे. उसके बाद तो कूलम्स का लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोड ऑफ Q1 इनटू मोड ऑफ Q2 एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. Electrostatic constant K depends on the nature of the medium separating the charges and on the system of units. In CJ system K is equal to 1, K की वैल्यू 1 होती है, बट SI सिस्टम में K की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन. ये एक नया वर्ड है जो आप पढ़ रहे हो, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको. ठीक है, यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ आपको. ये C बनाया और बीच में ऐसे लाइन लगा दी. दिस इज एप्सिलॉन. ठीक है, इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. इसकी वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. तो आज जो हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 11th क्लास में कि जब किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बनाना हो तो हम क्या करते हैं, उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं. वी विल मल्टीप्लाई इट विद अ यूनिट वेक्टर. तो हम वही करने वाले हैं. हमें फोर्स का फॉर्मूला तो पता चल गया, F इज इक्वल टू K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 अपॉन R स्क्वायर. अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहते हैं. तो देखो पहले मैं डायग्राम आपको समझा देता हूं. अगर हम डायग्राम देखें तो हम क्या करेंगे, पहले एक हम स्पेस ले लेंगे 2 डायमेंशनल. ये हमने बना लिया. एक्स वाई एक्सिस ले लेंगे, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस. ठीक है, दो चार्जेस रख लेंगे, एक चार्ज यहाँ और एक चार्ज यहाँ. ठीक है, लाइन खींच लेंगे हम यहाँ से. ये मान लो Q1 और ये Q2. ठीक है, एक लाइन खींचेंगे ओरिजिन से, ओरिजिन से एक लाइन खींचेंगे. ठीक है, ये क्या हो गया R1 और ऐसे ही ओरिजिन से एक और लाइन खींचेंगे Q2 तक. ये क्या हो गया R2. ठीक है, वेक्टर.
तो ये R2 हो गया और ये R1 वेक्टर लग जाएगा इनके ऊपर। अच्छा, अब आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एक बार 1 वाला 2 पे फोर्स लगाएगा, एक बार 2 वाला फिर वापस 1 पे फोर्स लगाएगा। तो एक बार मान लो जब 1 2 पे फोर्स लगाएगा तो उसका नाम दे देंगे हम F21, ठीक है। और ऐसे ही फिर वापस न्यूटन का थर्ड लॉ बोलते हैं कि जो 1 2 पे फोर्स लगाएगा तो 2 भी 1 पे फोर्स लगाएगा तो उसे बोल देंगे F12, जो कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है आपको। ठीक है, तो डायग्राम में आपको दिख रहा है ये। यहाँ पे देखो, जब 1 वाले ने 2 पे फोर्स लगाई तो F21 और जब 2 वाले ने 1 पे फोर्स लगाई तो F12। ठीक है, डिस्टेंस अपोजिट कवर करेगा, एक बार R21 एक बार R12। To represent the direction of force between 2 point charges, Coulomb's law is represented in vector form. Let the position vector of charges q1 and q2 be vector r1 and vector r2 respectively. अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ F12 और F21 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट है। ये तो पता है ना न्यूटन्स का थर्ड लॉ, क्योंकि जितनी फोर्स से Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा उतनी फोर्स से Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा। अब हमें पता है, अगर हम ट्रायंगल देखें, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास R1 प्लस R12 इज इक्वल टू R2। ये कौन सा लॉ है आपके पास? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि अगर जो तीसरी साइड है किसी भी ट्रायंगल की, इट विल रिप्रेजेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन the sum of other two sides in magnitude and direction. तो R12 is equal to vector R2 minus vector R1. R21 का फॉर्मूला ये हो जाएगा R2 minus R1. Similarly R21 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R1 minus R2. तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है? R12 is equal to minus of R21, और वो तो है। इसका एग्जांपल भी हम देख सकते हैं कि अगर आप एक बार Q1 से Q2 पे जा रहे हो तो जितना डिस्टेंस आप कवर करोगे, जब आप Q2 से Q1 पे जाओगे उसका अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कवर करोगे आप। तो मतलब Q1 से लेके Q2 तक का जो डिस्टेंस है वो सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट है R12 और R21 की। ठीक है, और हमें पता है जब हम एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। आप सबको ये 11th वाला कॉन्सेप्ट याद होगा। एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है? डायरेक्शन का। तो अगर हम एक स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन को ऐड कर दे, इट विल बिकम वेक्टर क्वांटिटी। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो यहां से फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। ये याद रखना, अगर आप यहाँ पे F12 लिख रहे हो हिंट के लिए, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगा R21 आएगा। अगर यहाँ पे F21 होता तो यहाँ पे R12 होता। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। अच्छा, अगर आप इसकी वैल्यू भी पुट कर दो, तो अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख दूं तो भी गलत नहीं होगा ये। अगर मैं R21 की वैल्यू पुट कर दूं, R21 की वैल्यू कितनी है? वेक्टर R21, ठीक है, और डिवाइड में मोड R21, तो ये कितना हो जाएगा? देखो, अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूं तो यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर और यहाँ पर आ जाएगा क्यूब। यहाँ पर इसकी क्यूब पावर बन जाएगी, क्यूब। यहाँ पर क्यूब आ जाएगी इसकी पावर। क्यूब जब मैं वेक्टर यूनिट वेक्टर R21 की वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर R21, ये आ गया। कैप की जगह वेक्टर आ जाएगा, डिवाइड बाय R21 का क्यूब हो जाएगा। पावर ऐड हो जाती है जब बेस सेम हो तो। अच्छा, इफ Q1 एंड Q2 आर ऑफ सेम साइन, अगर दोनों सेम साइन के हैं तो मतलब रिपल्शन। अगर Q1 और Q2 अपोजिट साइन के हैं तो मतलब अट्रैक्शन। ठीक है, अब हमारे पास दो न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ छोटे छोटे। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकूलम एंड +6 माइक्रोकूलम। अच्छा बच्चों, ये बात ध्यान रखना, आप 11th में पढ़ चुके हो ये सब चीजें। माइक्रोकूलम को आपको कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे Q1 हो गया +2 माइक्रोकूलम, Q2 हो गया +6 माइक्रोकूलम। रिपेल ईच अदर, रिपेल क्यों करेंगे? दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल ही करेंगे। विद अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। कितनी फोर्स से? 12 न्यूटन।
तो Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है और फोर्स भी दे रखी है। अब वो कह रहा है कि अगर इन दोनों चार्जेस में मैं एक्स्ट्रा चार्ज दे दूं -4 कूलम का, तो नई फोर्स क्या होगी? तो पहले जो Q1 था वो +2 माइक्रो कूलम था, जो नया Q1 डैश है उसमें क्या हो जाएगा +2 -4, इसका मतलब -2 माइक्रो कूलम। उसी तरीके से जो नया Q2 डैश होगा +6 -4 2 माइक्रो कूलम। ठीक है, या तो आप इसको दोबारा से निकाल सकते हो या शॉर्टकट से भी कर सकते हो कि F डैश अपॉन F इज इक्वल टू Q1 डैश अपॉन Q इनटू Q2 डैश अपॉन Q1 Q2। वैल्यूज पुट कर देंगे -1/3। अब आप कहोगे सर K और R² कहाँ गया, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा -4 न्यूटन। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में अलग अलग स्टेटमेंट के साथ आया है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड के पेपर में आया है। 2015-16 में शायद ये तीनों सेट में था, लेकिन हाँ इसकी स्टेटमेंट अलग अलग होती है, इसकी स्टेटमेंट अलग अलग हो सकती है। लेकिन ये क्वेश्चन 2015-16 में सीबीएसई बोर्ड में तीनों सेट्स में अलग अलग स्टेटमेंट्स के साथ आया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रखा है कि एक चार्ज है स्मॉल क्यू, जिसको हमने कहा रखा है एट द सेंटर ऑफ द लाइन joining the two equal charges capital Q, show that the system of three charges will be in equilibrium if small q is equal to minus of capital Q by 4। तो यहाँ पर हम करके दिखाते हैं आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा। पहले तो समझो वो क्या कह रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास दो चार्जेस हैं, कैपिटल Q कैपिटल Q। ठीक, दो चार्जेस है कैपिटल Q। वो कह रहा है कि एक लाइन है और हमने इन दोनों के बीच में एक चार्ज रखना है। तो मान लो कि टोटल डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो गिवन नहीं है, तो आप खुद मान सकते हो 2r मान सकते हो, 2x मान सकते हो, x भी मान सकते हो आप, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, वो कह रहा है कि हमें एक स्मॉल क्यू चार्ज इन दोनों के बिल्कुल बीच में रखना है। तो बीच में सेंटर में मान लिया हमने स्मॉल क्यू, सेंटर पे मान लिया हमने स्मॉल क्यू। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, x हो गया, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना हो गया, x हो गया। फिजिक्स में जब तक आप ये न्यूमेरिकल करोगे तो डायग्राम नहीं करोगे तब तक भी समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर देखो इसने क्या किया, a और b और c, a पर कैपिटल Q, b पर कैपिटल Q और बीच में जो c पॉइंट है वहां पर स्मॉल q ले लिया, बिकॉज इसमें लिखा हुआ है अ चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर, बिल्कुल बीच में। टोटल डिस्टेंस हो गया 2x, तो यहाँ पर a से लेके c तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा x, और उसी तरीके से c से लेके b तक का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा x। वो कह रहा है शो दैट द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पर ना एक स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज आ सकता है, शो दैट द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पर उसने बोला है कि पूरे का पूरा सिस्टम, अब यहाँ पर सिस्टम के अंदर तीन चार्जेस हैं, मतलब तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में है, ये नहीं कि एक ही चार्ज इक्विलिब्रियम में है। और कई बार इसी स्टेटमेंट में हल्का सा वो चेंज कर सकता है, वो लिख देगा यहाँ पर शो दैट स्मॉल q चार्ज इज एट इक्विलिब्रियम। तो वहां पर आपको पर्टिकुलरली से स्मॉल q वाली जो बॉडी है, जो चार्ज है, उसको दिखाना है कि वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसने बोल दिया शो दैट द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस इन इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर तीनों के तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में होंगे। अगर यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर चार्ज का नाम लिखता तो वो पर्टिकुलर चार्ज इक्विलिब्रियम में है, लेकिन यहाँ पर इसने बोल दिया शो दैट द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस इन इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब जो A पॉइंट पे है, जो B पॉइंट पे है, जो C पॉइंट पे चार्ज है, तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम पे हैं। मतलब तीनों पे इक्विलिब्रियम पे कब होता है, जब तीनों पे नेट फोर्स
इक्वल और अपोजिट होगी, मतलब नेट फोर्स 0 होगी, ठीक है, या बैलेंस हो जाएगी, एक टर्म बोलते हैं बैलेंस, ठीक है। और ये आपको पता है कि हर एक चार्ज, चाहे वो ए पॉइंट वाला जो चार्ज है वो बी और सी से घिरा हुआ है, सी वाला ए और बी वाले चार्जेस से घिरा हुआ है, और जो बी वाला जो चार्ज है वो ए और सी वाले चार्जेस से घिरा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम ये बी वाला जो चार्ज है उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है, हम बी वाले चार्ज को कंसीडर करेंगे। तो हम मानेंगे कि ये जो बी वाला जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पे लिख भी रखा है, let two equal charges capital Q each be held at A and B, where AB is equal to 2x, here C is the center of AB, where charge Q is held. Net force on small q is 0, so small q is already in equilibrium. For the three charges to be in equilibrium, net force on each charge must be 0. तो हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, कैपिटल बी वाले चार्ज को। अब आपको दिख रहा है कि कैपिटल बी वाला जो चार्ज है उसके सामने दो बॉडीज हैं, एक कैपिटल क्यू, एक स्मॉल क्यू। तो एक बार हमने ले लिया फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। तो पहला के कैपिटल क्यू, Q1 की वैल्यू कैपिटल क्यू, Q2 की वैल्यू स्मॉल क्यू, और डिस्टेंस कितना है हमारे पास C और B में x, तो x का स्क्वायर। फिर हमने एक बार देखा दूसरी जो फोर्स लगेगी वो लगेगी A वाले की वजह से, तो कैपिटल K कैपिटल Q इनटू कैपिटल Q, और A से लेके B तक का डिस्टेंस कितना है बेटा 2x, तो 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बिकॉज़ हम ये बात बोल रहे हैं कि वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम में तभी हो सकता है जब नेट फोर्स कितनी होगी 0, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, जो कटता है काट देंगे और हम यहाँ से प्रूव कर पाएंगे स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस ऑफ q/4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। अब हमें पता है, फोर्स का फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये तो आपको पता ही है कि अगर हम दो चार्जेस को किसी भी मीडियम में रखेंगे, चाहे वो वाटर है या कोई भी और मीडियम, ठीक है, तो वहां पे एक कूलम तो एक कूलम ही रहेगा, 2 माइक्रो कूलम भी रहेगा। उसी तरीके से डिस्टेंस है 1 मीटर वाटर के अंदर भी उतना रहेगा जितना वाटर के बाहर या एयर में। तो सिर्फ और सिर्फ जब मीडियम चेंज होगा तो किस पे फर्क पड़ेगा, एप्सिलॉन की वैल्यू पे, बिकॉज यहाँ पर क्या आ जाएगा एप्सिलॉन m, ठीक है। तो विद चेंज इन मीडियम only and only there is a change in absolute या electrical permittivity, because permittivity changes with change in medium, magnitude of charge and distance does not change with change in medium, okay। The force in medium Fm is equal to 1/4 pi epsilon into Q1 Q2 upon r square. Force in vacuum Fo 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon r square। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, जब डिवाइड करेंगे तो Fo upon Fm is equal to epsilon upon epsilon naught is equal to epsilon r or k, ठीक है। Where epsilon r or k is called dielectric constant or relative electrical permittivity of the medium। Dielectric तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा Fo अपॉन Fm इज इक्वल टू, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन बचेगा और एप्सिलॉन नॉट बचेगा। यही फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन r का। एप्सिलॉन r का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। वेयर एप्सिलॉन r और k इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, k होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सिंबल और एप्सिलॉन r होता है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो अगर डेफिनेशन बनाएं, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम, और एक और डेफिनेशन बन सकती है, इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन वैक्यूम, ओके। Thus force between two given charges in a medium is only 1/k times। तो ये बात आपको क्लियर रखनी है अपने माइंड में कि जब आप किसी भी अपरेटस को या दो चार्जेस को जब आप पानी के अंदर या किसी भी और मीडियम के अंदर जब आप लेके जाते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, तो जो फोर्स है वो डिक्रीज होगी। ये एक नंबर का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, व्हाट विल बी द न्यू फोर्स या हाउ विल द फोर्स चेंज इफ
टू चार्जेस केप्ट इन अ मीडियम, तो क्या होगा, फोर्स डिक्रीज हो जाएगी बेटा। और कितने टाइम्स डिक्रीज होगी, 1/k टाइम्स। जैसे मैं आपको बताऊं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर की जो वैल्यू होती है वो होती है 81, कई बुक्स में 82 भी दी होगी, कई बुक्स में 80 भी दी होगी। तो जो फोर्स है वो अगर आप उसको वाटर के अंदर लेके जाते हो चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे, तो जो फोर्स है 1/80 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। अलग अलग बुक्स में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर की वैल्यू अलग अलग दे रखी है। बस आपको ये याद रखना है कि जब आप फोर्स कैलकुलेट करोगे मीडियम के अंदर, तो जो उसकी फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगी। एयर के अंदर मैक्सिमम रहेगी और मीडियम के अंदर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। यहाँ पर एक और वर्ड भी आ सकता है इसके आगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मान लो एक चार्ज है Q1, आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज ले सकते हो, Q0 भी ले सकते हो आप यहाँ पर Q0। Q0 को क्या बोला, स्पेशली नाम दिया टेस्ट चार्ज। ठीक है। ये एक ऐसा चार्ज, ये मान लो बहुत सारे चार्ज से घिरा हुआ है, Q2 से घिरा हुआ है, Q3 से घिरा हुआ है, तो सब इसमें फोर्स लगाएंगे। ठीक है। 2 वाला भी इस पे फोर्स लगाएगा, 3 वाला भी इस पे फोर्स लगाएगा, और ऐसे मल्टीपल फोर्स आप लोग दिखा सकते हो इस पे। तो बेसिकली क्या है, जो टोटल जो फोर्स होगी, इट विल बी द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। जितनी भी उस पे फोर्स लगी है, अगर उसके आसपास 10 चार्ज हैं, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डैश 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 अप टू 10। और अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो F12 प्लस F13 प्लस डैश 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 अप टू F1n। और जब इसका समेशन लोगे, समेशन में लोगे तो k q1 n i की वैल्यू 2 इज इक्वल टू qy अपॉन ri का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर ri1। ओके। अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, two equal positive charges each of 2 microcoulomb interact with a third positive charge। ठीक है, दो चार्जेस हैं, देखो आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, एक तो ये 2 माइक्रोकूलम वाला और एक है बी पे भी 2 माइक्रोकूलम वाला। ठीक है। एक तीसरा चार्ज पड़ा हुआ है यहाँ पर 3 माइक्रोकूलम का। ठीक है। और डायग्राम में दिखा रखा है, डायग्राम में कैसे दिखा रखा है, एक ट्रायंगल की शेप में, ये ऐसे दिखा रखा है आपको। यहाँ पे पड़ा है 3 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी 2। ठीक है। तो अगेन एक एक करके इंटरेक्ट करेंगे। एक बार जो 2 माइक्रोकूलम जो ए पॉइंट पे है, एक बार वो फोर्स लगाएगा, उसको मान लेंगे F1। एक बार जो बी पॉइंट वाला है वो फोर्स लगाएगा, उसको मान लेंगे F2। ठीक है। और डिस्टेंस आपको दे रखा है, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से AP की वैल्यू निकाल सकते हो, ऐसे ही आप BP की वैल्यू भी निकाल सकते हो, और दोनों इक्वल होंगी। यही किया है इन्होंने। OA इज इक्वल टू OB, जितना OA है उतना ही OB है 3 मीटर, OB कितना है 4 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AP निकाल लोगे और BP निकाल लोगे आप, कितना आ गया 5 मीटर। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो वहां सोल्व करके 5 मीटर आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो गया। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स ऑन चार्ज एट P ड्यू टू चार्ज एट A एंड B आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस भी सेम है और दोनों पे 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम, दोनों चार्जेस भी सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट कर देंगे। देखो k की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, Q1 कितना है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम है ना, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, तो 2 × 10 की पावर -6। Q2 कितना है 3 माइक्रोकूलम, तो × 3 × 10 की पावर -6, R 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर एक और चीज दिख रही है, यहाँ पर जो इसके जो y वाले जो कंपोनेंट है ना, y वाले, वो आपस में इक्वल एंड अपोजिट है।
और ये आपको पता ही है, 11th में पढ़ चुके हो, जब आप किसी वेक्टर को डिवाइड करते हो दो कंपोनेंट्स में, x वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, कोसाइन थीटा, और y वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, साइन थीटा। तो इसके जो साइन थीटा वाले जो कंपोनेंट है वो इक्वल और अपोजिट हैं। Here the components of f1 and f2 along y and y dash axis are equal in magnitude but opposite in direction, so they will cancel out each other. So f1 sin theta is equal to minus of f2 sin theta. Therefore क्या बचा हमारे पास, जो कंपोनेंट बचा है 2f1 cos theta is equal to 2 into 2.16 into 10 to the power minus 3 cos theta। एंगल कितना बचा, यहाँ पे जो एंगल की वैल्यू है 4/5, ठीक है, तो f की वैल्यू पुट कर देंगे 3.5 into 10 की पावर माइनस 3 कूलम। ये वाला जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे आपने पहले किया था इसे, स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस q/4 वाला, तो ये वैसे ही कर सकते हो आप। ठीक है बेटा, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ये न्यूमेरिकल जरूर सोल्व करें अपने नोटबुक पे। न्यूमेरिकल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बाद में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, आई होप आई एम क्लियर टू ऑल।